नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में अब यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली में जो लाल किला के पास बम ब्लास्ट था वो एक आतंकी गतिविधि थी। एक अजीब तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, वो इसके पहले नहीं देखा गया था। अब इस पर अलग अलग विचार है, अलग अलग राय है। मेरा अपना मानना है कि यह एक जल्दीबाजी में किया गया कदम लग रहा है। हालांकि खुफिया विभाग, पुलिस विभाग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा समझते हैं लोग। मैं नहीं समझता कि जो मैं समझ रहा हूँ वो उतना हमारे पुलिस वाले ना समझते होंगे। यह जो गुजरात से छापेमारी शुरू हुई, यूपी तक गई, अंत में फरीदाबाद में दिल्ली के नज़दीक, दिल्ली मतलब लाल किला जहाँ विस्फोट हुआ है वहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर, मतलब दिल्ली बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स की बरामदगी हुई है, या वो कुछ और हुई है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वो उतना ही 30 लाख आदमी की जान लेने भर का पर्याप्त है, मतलब 1/4 भारत को खत्म कर देता। जब इतनी बड़ी रिकवरी हुई है तो इसको और कुछ गहन जरूरत थी क्या? कहीं और छिटपुट रखा गया है? मेरा अपना मानना है कि अति उत्साह में, जल्दीबाजी में जो पत्रकारों को फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डिटेलिंग दी तो आतंक के आका घबरा गए। स्लीपर सेल को लगा कि भाई ये लोग पकड़े गए हैं तो इन्होंने जरूर मेरा नाम ले लिया होगा, पुलिस अब हमारे तक भी आएगी और बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे, तो आनन फानन में कुछ तो कर दो। क्योंकि वो जिस तरह का विस्फोट है वो आनन फानन में किया गया विस्फोट है। वो गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से एंट्री की है, टोल प्लाजा पर उसका सीसीटीवी में दिख रहा है, टोल पर सीसीटीवी लगा ही रहता है। वहां से वो गई है, 3-4 घंटा तक वो पार्किंग में ठहरी है। क्या किसी का दिशा निर्देश का इंतजार कर रही थी या टारगेट सेलेक्ट कर रही थी? वो तो अब मर गया है, वो एजेंसियां उसकी करेंगी, मैं वहां नहीं जा रहा। मेरा मानना है कि उनको यह लगा होगा कि भाई हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी किया जाए, नहीं तो यह भी जो विस्फोटक है वो बरामद हो जाएगा और कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से पहली चुप फरीदाबाद पुलिस ने की है कि इसको सार्वजनिक कर दिया और यह आनन फानन में एक्ट करने का मौका मिल गया। एक तो मैं बधाई दूंगा खुफिया विभाग को, पुलिस विभाग को, जिन्होंने इतनी बड़ी बरामदगी की है। आप समझिए कि अगर 300 किलो आरडीएक्स से कहीं विस्फोट हुआ होता तो पूरी दिल्ली नहीं बचती। एक जगह कहीं भी अगर उतना बड़ा आरडीएक्स विस्फोट होगा तो उसके जद में पूरी दिल्ली आ सकती थी। मैं समझता हूँ कि हरियाणा सोनीपत भी आ सकता था, लोग जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो एक तो वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने इतनी बड़ी विस्फोटक की बरामदगी कर ली, लेकिन लापरवाही हो गई कि इसको सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। स्लीपर सेल को अरेस्ट करते, सभी को बंद करते, और ना भी करते तो इसमें कौन सा आपको राजनीति करना है, चुनाव में जाना है कि आपको अपना काम दिखाना है? पुलिस कब से चुनाव में जाने लगी? और इतनी बड़ी बरामदगी को डीजीपी स्तर का आदमी ना करके जिला पुलिस ने किया है, यह मैं बहुत चिंतित हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि छोटे मोटे पॉकेटमार बदमाश पकड़े जाते तो एडीजी डीजीपी स्तर का आदमी आता है, और इतनी बड़ी बरामदगी का वहां का फरीदाबाद का जिला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। यह बात मेरे को घोर चिंता में डाल रहा है। मित्रों, पुलिस की लापरवाही है, अति उत्साह है, छपास विकास की बीमारी की वजह है, क्योंकि कई बार अब आजकल टीवी में आना भी एक बीमारी टाइप का हो गया है। जो लोग मोबाइल के मरीज हैं उनको पता है कि जब तक मोबाइल का स्क्रीन उनकी आंखों पे नहीं दिख जाता तब तक नींद नहीं आती। आधा घंटा में आदमी 10 बार मोबाइल देख लेता है कि किसी का फोन तो नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है, मेरे फेसबुक किसी का लाइक व्यू तो नहीं है, या भी है। तो क्या यह पुलिस के आला अफसरों में भी विकास छपास की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और यह आनंद फानन में एक्ट हो गया? यह पुलिस जांच रही है। अब तक की जांच से जो कुछ चीजें सामने आई हैं वो बड़ा चिंता कर रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर पकड़े गए हैं। फरीदाबाद में अल मसीह करके कुछ मेडिकल कॉलेज है,
वो अभी 2014 के बाद ही खुला है और वे पहला ही बैच उसका मेडिकल करके निकला है। और पहले बैच में से करीब करीब 29-30 लोग जांच के घेरे में आ गए हैं। तो यह राजधानी के बगल में मेडिकल कॉलेज के नाम पर इस तरह की आतंकी अड्डा अगर चल रहा है तो यह और भी ज्यादा घातक और खतरनाक है। कुछ चीजें ऐसी पकड़ी गई हैं जो दवा के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थी और उसका एक एक का लाखों लाख लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। जिस तरह से कोरोना वैक्सीन छोड़ा गया था, प्लेग का वैक्सीन छोड़ा गया था, जैसे विदेशी प्लेग का जीवाणु छोड़ दिए थे, भारत में कई लोग मर गए थे। कोरोना का भी यही हाल है कि कोरोना का भी छोड़ा गया था। तो क्या इस तरह की कोई मास मर्डर का योजना था? उनके रसायनों के बरामदगी से यह हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है तो यह बहुत गहरी जांच की जरूरत है। 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। इनमें से जो जो लोग पकड़े गए हैं अब तक, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं जिन्होंने समर्थन किया है। अब यह देख लीजिए कि कश्मीर के मुस्लिम डॉक्टर का समर्थक लखनऊ के एक डॉक्टर ने मिली है। दोनों का कोई संपर्क संबंध नहीं है सिवाय इस बात के कि वो दोनों मुसलमान हैं। क्योंकि वह जकिया जकी जो बरामद हुई वो डॉक्टर नहीं है कि उसकी कोई मीटिंग के चांसेज हो। आखिर एक कश्मीर के आदमी का एक लखनऊ के महिला से कैसे संपर्क हो सकता है? वो मलिहाबाद में घूमने तो गया नहीं था, आम खाने तो गया नहीं था, और नहीं यह मोहतरमा वहां गई थी। मतलब नेटवर्क कितना सक्रिय है, अंदर खाने कितने मजबूती है, धागे कितने अंदर तक चूहे के बिलदानी की तरफ से धरती को छन्नी किया गया है। यह खुफिया एजेंसियों को सोचना चाहिए। मित्रों, मुसलमानों में एक विशेषता है जिसकी चर्चा जरूर हो। इसकी तारीफ भी होनी चाहिए और इसकी शिकायतें और इससे डरना भी चाहिए। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, सामाजिक मुद्दे पर ज़्यादा बढ़िया से बोलता हूँ और सामाजिक विषयों पर बात रखना चाहता हूँ। किसी धर्म वर्म पर मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं उसी की एक वानगी आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान जब वोट करता है तो उसको विकास से कोई मतलब नहीं। आपने किसी भी मुसलमान को प्याज के बढ़ते दाम, पेट्रोल के बढ़ते दाम, गैस के बढ़ते दाम पर विरोध करते, चर्चा करते नहीं सुना होगा। कोई भी मुसलमान यह नहीं चर्चा करा है कि गैस सिलेंडर 853 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 रुपये के करीब आ गया, सोना लाख के ऊपर चल गया। नहीं, उसको महंगाई से, विकास से कोई मतलब नहीं है। उसका अपना मुद्दा होता है कि उसकी बात को कौन मान रहा है। और इसका 2 उदाहरण आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे। जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त बंगाल का कलकत्ता हमारा राजधानी था। आप सबको पता होगा कि आज़ादी से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। कलकत्ता से दिल्ली लाया गया तो बहुत बाद में, बल्कि वो अंग्रेजों के लिए शुभ नहीं हुआ। जब तक कलकत्ता में थे आराम से राज चला रहे थे, जैसे दिल्ली में आए उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा। और कलकत्ता पहले से बड़ा समृद्ध राज्य था। चूंकि अंग्रेज वहीं रहते थे तो कल कारखाना सब उन्होंने वहीं लगाया था। एक से बढ़िया फैक्ट्रियां कलकत्ता में थी। मेरे गांव के लोग, गांव के आसपास के लोग रोजगार के सिलसिले में बंगाल जाते थे, जो अब गुजरात जा रहे हैं। डॉक्टर कलकत्ता में ही थे। मेरी शुरुआती जीवन कलकत्ता में व्यतीत हुई है। तो पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधा खूब फला। ज्योति बसु कांग्रेस को हरा करके सत्ता में आए और लगातार 25 या 30 साल तक सत्ता में बने रहे। ज्योति बसु ने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि जितनी कंपनियां पहले से थी अंग्रेजों के जमाने से, वो सिलसिलेवार तरीके से बंद होती गई और आज पश्चिम बंगाल उद्योग के नाम पर कंगाली आ गई है। सारे उद्योग धंधे वहां बंद हो गए हैं। लगातार विकास बाधित किया ज्योति बसु ने, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने ज्योति बसु को वोट देकर के सरकार बनाए रखा, क्योंकि उनको विकास से मतलब नहीं है। ज्योति बसु ने मुसलमानों को, रेहानिया को, बांग्लादेशियों को व्यवस्थित तरीके से बंगाल में बुलाता गया, बसाता गया और उसी वोट बैंक के सहारे 30-35 साल तक रेहानियों के सहारे, मुसलमानों के सहारे, बांग्लादेशियों के सहारे उसने अपने शासन को 30-35 साल तक चलाता रहा। अब ज्योति बसु को छोड़ी, अभी ममता बनर्जी 3 टर्म से वहां पर सरकार चला रही है।
टाटा ने अपना नैनो प्रोजेक्ट बंगाल में शुरू किया था। ममता बनर्जी उसी का विरोध करके सत्ता का परिवर्तन किया। आज पश्चिम बंगाल में कोई नया उद्योग नहीं लगा, जो लगा उसको भी ममता ने ठप करवा दिया। घोर सांप्रदायिक सोच के आधार पर तीसरी टर्म में सरकार बना रही, आगे भी बनाती रहेगी। यह मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक का वजह है, क्योंकि वो मुसलमान को विकास से मतलब नहीं है। मुसलमान को अपने से मतलब है कि मेरे मतलब की बात क्या कर रहा है और कौन है जो भाजपा को हराएगा। उसका मतदान इसी बात पर होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। कांग्रेस ने बड़ी प्रयास किया, दिल्ली में कुछ खास कर नहीं पाई। 4 दिन का अरविंद केजरीवाल 4 आतंकियों को मिल करके जा करके, यही जो आज जेल में बंद है तौफीक राजा से कोई भी राजनीतिक दल सार्वजनिक मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उस पर कई तरह की आतंकी केस है और वो है भी बड़ा बदचरित्र आदमी इस मामलों में। तौफीक राजा को अरविंद केजरीवाल जा करके मिला और उसके प्रेरणा से दिल्ली में अनाप शनाप घोषणाएं किया, बाप बोर्ड को ये करेंगे वो करेंगे। मुसलमान समाजवादी पार्टी को भूल गया, कांग्रेस को भूल गया, अरविंद केजरीवाल को अपना लिया। और उसी का वजह है कि अरविंद केजरीवाल सर्वाइव कर रहा है। अरविंद केजरीवाल देश में जहां जहां चुनाव लड़ता है उसको जितना वोट मिलता है वहां इस इलाके की मुस्लिम बहुलता को एक बार देख लीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज भी आप देख रहे होंगे, अब जैसे आज किशनगंज वगैरह का मतदान था, किशनगंज में 75% से ऊपर मतदान हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि वहां का मतदाता कौन है और क्या मतदान करना चाह रहा है। इन सब विषयों पर विचार करने के बाद एक बात और आपको कह करके वीडियो बंद करूंगा। हमारे देश की सीमा पाकिस्तान से बहुत लंबी लगती है, गुजरात से लेकर के राजस्थान तक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन घुसपैठ सिर्फ जम्मू कश्मीर से होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गुजरात बॉर्डर पर गोलीबारी रोज हुई हो, पंजाब बॉर्डर पर गोलीबारी रोज हुई हो, यह आपने नहीं सुना होगा। कश्मीर में रोज गोलीबारी रहती है। दिलप्रीत मोदी जी फौज के आदमी हैं, कभी कश्मीर में ड्यूटी दिए होंगे और गुजरात में भी दिए होंगे और राजस्थान में भी दिए होंगे, पंजाब में भी दिए होंगे, लेकिन शेलिंग रोज कश्मीर में होती है, क्योंकि शेलिंग के सारा वहां घुसपैठ कराया जाता है, क्योंकि उधर भी वही और इधर भी यही है, दोनों तरफ कलमा है। और इसीलिए उनको यहां से घुसपैठ में आसानी रहती है। वो गुजरात से घुसपैठ नहीं कर सकते, वो पंजाब से घुसपैठ नहीं कर सकते, राजस्थान से घुसपैठ नहीं कर सकते, वो कश्मीर से करते हैं, क्योंकि कश्मीर में उधर वाला भी वही है और इधर वाला भी यही है। इन सब चीजों को ध्यान देने के बाद, इन सब चीजों को विचार करने के बाद अब एक विचार बन रहा है कि क्या ये वही कौम है जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर आजादी की लड़ाई में हम हिंदू और मुसलमान बनकर लड़ते, लेकिन क्या आजादी में, आजाद के बाद हमारे राजनीतिक दलों ने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इतना न ज्यादा तुष्टीकरण किया ताकि वोट बैंक बना रहे, वोट बैंक मजबूत रहे। क्योंकि जिस वक्त धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उसी वक्त ही धर्म के आधार पर वाले लोगों को उस देश में चला जाना था जो एक धर्म के आधार पर बना। लेकिन तब के घाघ राजनीतिकों ने, देश के दुश्मनों ने यह आह्वान किया कि जो रुकना चाह रहे वो रुक जाए। क्यों रुक जाए? जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो क्यों रुक जाए? वो इसलिए रुक जाए कि आपको सिंपैथी के रूप में इस्तेमाल किया जाए और आपको वोट बैंक बनाए रखा जाए, और वह बदस्तूर आज जारी है। उसका परिणाम क्या है? आपने एक कौम को वोट बैंक बना दिया और दूसरे कौम को आरक्षण दे करके आपस में लड़वा दिया। एक तरफ बहुविवाह को कानूनी जमापना की इजाजत दे दिया, दूसरे कौम को एक विवाह के बाद दूसरे विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। एक कौम को अनाप शनाप जमीनें देने के लिए बोर्ड बना दिया और दूसरे वाले कौम को सीलिंग का प्रीव्यू सबमिशन लगा करके उनकी जमीनें कब्जा कर लिया। देखिए कितनी ज्यादा हुई। हमारे बाप दादा पूर्वजों ने अपनी जमीनें दिया, अब आप सीलिंग एक्ट लगा करके जमींदारों से सारे जमीन ले लिया और बोर्ड वाले को दे दिया।
जो 57 देश मुस्लिम देश है उसमें कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है और कहीं वक्फ बोर्ड की कोई जीरो संपत्ति, 1 रुपये, एक अधेला आना भी नहीं है। लेकिन भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में यहाँ वक्फ बोर्ड है और यहाँ के वक्फ बोर्ड के बाद इतनी जमीन है जितना भारत मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलने के बाद भी उससे भी ज्यादा है। मतलब एक अलग पाकिस्तान बनने के लिए वक्फ बोर्ड के बाद खुद की जमीन है, उसको बाहर से जमीन लेने की जरूरत नहीं है। खुद की जमीन में पाकिस्तान बना लेगा, एक और पाकिस्तान। तो यह साजिश शुरू से हुई है राजनीतिक दलों के लिए और उसका परिणाम क्या है कि आपने किसी भी मुसलमान को कुरान के विरुद्ध बात करते नहीं सुना होगा, बल्कि अगर आप कुरान पर बात करेंगे तो आपका सर कलम कर देगा। यह देखा गया, एक गरीब टेलर का काट दिया था। किसी भी ईसाई को बाइबल के विरुद्ध बात करते नहीं सुना होगा। किसी भी सिख को गुरबाणी पर विरोध करते, गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करते या उस पर विरोध करते नहीं सुना होगा। लेकिन हर 10वां हिंदू रामायण की आलोचना करे मिलेगा, सीता जी के अपमानजनक बात करता मिलेगा, माँ दुर्गा को अनपशरफ बोलता मिलेगा और मनुस्मृति को गाली देता मिलेगा। वो इसलिए कि आजादी के दिन से ही उनके दिमाग में भर दिया गया है कि वो एक है, तुम एक नहीं हो। और इसको हवा मिला आरक्षण से, क्योंकि हम दोनों हिंदू नहीं है। क्योंकि तुमको आरक्षण मिला, हमको आरक्षण नहीं मिला है तो हम हिंदू नहीं है। हम दोनों हिंदू नहीं है, तेरे को ऊंची आसन मिले, मेरे को नीची आसन मिली हुई है। यह साजिश आजादी के पहले से शुरू हुआ और इसी के वजह से अंग्रेज अपने चमचों को यहाँ भेजे थे और उनको सरकार में और संविधान बनाने तक में जिम्मेदारी दिया था और दे करके इस तरह का संविधान बनाया गया था कि यह हिंदू आपस में लड़ते मरते रहे और हमारा काम चलता रहे, हमारे आद औलाद शासन करता रहे और ये आपस में घुटते पिटते मरते रहे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी जरूरी है कि आप हर कदम सोच समझ के उठाएं, हर विषय को विचार करके करें, क्योंकि देश के दुश्मन आपके बगल में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। अंत में एक बात कहूंगा कि जो भी आतंकी पकड़ा जाता है उसके परिवार के लोग कहते हैं कि निर्दोष है, फंसाया गया है और उसके कौम वाले उसके लिए लीगल एड देते हैं। जमात इस्लामी ने कहा है ना कि मेरे पास जो फंड है वो मुस्लिम युवकों को लीगल एड देने के लिए है। मतलब ये जो आतंकी जितने पकड़े गए हैं अब जमात वाले उसका केस लड़ेंगे, जकात के पैसे से और वक्फ बोर्ड की संपत्ति के आने पैसे से, उससे वो केस लड़ेंगे। लेकिन एक हिंदू अगर कोई बोलता है तो हमारे लोग कहते हैं कि नहीं ये चोरी होगा। इतना नीचे तक विरोध भर दिया गया है आप में, तो आप ही देश है। क्योंकि अगर आप यहां बहुमत में नहीं हैं तो यह देश ही नहीं रहेगा। सीरिया में कहां रह गया, ईरान में कहां रह गया, इराक में कहां रह गया, पाकिस्तान में कहां रह गया, बांग्लादेश में कहां रह गया है, तो फिर भारत में भी कैसे रहेगा। यही साजिश है कि आप ना रहें। अब आपको रहना है या अपने नाबालिग बहन बेटियों को बूढ़ों के हाथ देना है, विचार आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जात में लड़ते रहे, यूं ही बटते रहे, तो बांग्लादेश में देख रहा है ना 75-78 साल का आदमी एक 8 साल की लड़की से निकाह पढ़वा रहा है और वो करे कि मैं हिंदू हूं तो उसको करंट दे करके धर्म बदलवाया जा रहा है। और वहां मौला खड़ा है, कल कोई बात नहीं, कुरान में इजाजत देता है, लड़की 8 साल कोई 5 साल से मतलब नहीं है, बूढ़ा 80 साल को या 90 साल हो इसमें मतलब नहीं है। तो अगर अपनी बेटी पोती आने वाली जनरेशन का इसी रूप में देखना चाहते हैं तो आपस में लड़िए और नहीं तो संगठित रहिए। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहोगे तो शक्ति बनी रहेगी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसको आगे चल के योगी जी ने कहा है। तो योगी जी की बात मानेंगे, बाबा की बात मानेंगे, अम्बेडकर साहब की बात मानेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, विचार आपको करना है। दिल्ली बम ब्लास्ट पर दुखी मन से मैंने यह विवरण दिया है। आपको कैसा लगा कृपया जरूर बताइएगा। अगर कोई गलती है तो मार्गदर्शन करिएगा और अगर सही है तो समर्थन करिएगा। और मेरा समर्थन यही है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, ताकि आपका आशीर्वाद के साथ आपके साझा करने से यह समस्या लोगों के तक जाए और लोग इसका समाधान निकालें। और इसका एकमात्र समाधान है कि अगर हम बटेंगे तो ऐसे ही कटेंगे और अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहना कितना जरूरी है उन 9 लोगों से पूछिए जो एक ही धमाके में चले गए। और अनुमान लगाइए कि यह छोटी सी पुड़िया से इतनी धमाका हो गए, अगर वो 350 किलो RDX का ब्लास्ट हो जाता तो क्या होता। फिर आप समझ जाएंगे
कि आपके लिए बटना जरूरी है या कटना जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।